हाँ दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आप सभी लोगों का क्लास 11th जो आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बस उस टाइप से टाइम नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से मैं क्लास 11th का वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। दोस्तों अभी भी टाइम उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपको रेगुलर, मैं सोचता हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो रेगुलर टाइम में वीडियो बनाऊँ, और हाल ये है कि क्लास 11th का क्लास 12th का रेगुलर टाइम में वीडियो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको मैं अब टाइम निकालने का पूरा प्रयास करूँगा। इस हफ्ते में थोड़ा सा आपको इरेगुलर मिलेगा, बाकी अगले हफ्ते में आपको क्लास 11th की वीडियो रेगुलर मिलेंगी। और क्लास 11th का चैप्टर वाइज आपको थ्योरी, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, चैप्टर वाइज आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ आपको मिलने वाले हैं, वो भी बाईलिंगुअल। यानी दोस्तों अब आपको मैं जो कंटेंट देने वाला हूँ वह मिक्स कंटेंट देने वाला हूँ, यानी आपको हिंदी में भी आपको इंग्लिश में भी। ये चीज़ मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि आप लोग, जैसे मान चलो आप लोग हिंदी मीडियम के हो, तो जैसे ही आप लोग क्लास 11th क्लास 12th के बाद कोई भी तैयारी करने जाते हो तो वहाँ पर चीज़ें आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने को मिलती हैं। दोस्तों अगर अभी से हम लोग थोड़ी बहुत आदत डालेंगे कि हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ें, अगर हम लोग मिक्स पढ़ें, यानी हिंदी में पढ़ें इंग्लिश में पढ़ें, ताकि अगर हम कभी इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हमें कम से कम ये चीज़ पता रहे कि हाँ हमने ये नाम सुना हुआ है, ये चीज़ ऐसे होता था, हमने ये जाना हुआ है। ये दोस्तों यकीनन आपको आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। ये मत सोच के डरिएगा कि मैं आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने जा रहा हूँ। नहीं भैया, इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों मैं एकदम मिक्सिंग पढ़ाने जाऊँगा, जहाँ पे चीज़ें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगी। बस ये रहेगा, हो सकता है कहीं कहीं आपकी हिंदी ज़्यादा हो, कहीं कहीं आपकी थोड़ा बहुत इंग्लिश ज़्यादा हो, लेकिन ये रहेगा कि आपको हिंदी में ही रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और ये एनसीईआरटी से एकदम सब कुछ चीज़ें हैं, AR वाले एनसीईआरटी ही चलेगा। चैप्टर 9 है। चैप्टर 8 तक की दोस्तों अगर जो भी चीज़ें नहीं हुई है वो मैं एक बार देख लूँगा। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर चैप्टर 8 तक में ये चीज़ें अभी नहीं हुआ है, और मैं उसको इस चैप्टर के साथ साथ में उसको ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो चैप्टर 9 को शुरू करते दोस्तों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और एकदम मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगा करके, इस चैप्टर की थ्योरी को पढ़ करके, और उससे ज़्यादा मज़ा आ जाता है इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख करके। तो शुरू करते, सबसे पहले आपको यहाँ पे हम लोग समझते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल क्या होता है। ठीक ना, सबसे पहली हेडिंग है विरूपक बल, डीफॉर्मिंग फोर्स। विरूपक बल जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। मेरे साथ साथ दोस्तों आप लोग नोट्स बनाएंगे और हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से लिखते चलेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं ना लिखूं, वहाँ पे मैं बोल दूंगा, वहाँ से आप चीज़ें लिखो, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाओ। जब आप नोट्स बनाओगे तब देखोगे चैप्टर एंड होने पर जो न्यूमेरिकल रहेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, सब के सब नोट्स से A to Z मिलेगा। अगर बिना नोट्स बनाए अगर सोचो कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा लें, न्यूमेरिकल लगा लें, तो भैया बस की बात नहीं है। नोट्स ज़रूरी है, नोट्स कंपलसरी है भैया, एकदम नोट्स बनाना है। तो विरूपक बल दोस्तों क्या होता है? विरूपक बल दोस्तों वह बाह्य बल होता है, वह एक्सटर्नल फोर्स होता है जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है। जैसे मान चलो कि ये वस्तु को मैं यहाँ पे, मेरा पंजा है, इस पंजे पर मैं डीफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, और डीफॉर्मिंग फोर्स मैंने बताया एक्सटर्नल फोर्स होता है, बाह्य बल होता है। मैंने यहाँ पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी के शेप या साइज या दोनों में, शेप में या तो साइज में या तो दोनों में चेंज हुआ। देखो यहाँ पे मेरी ये गद्दी जो है, ये गद्दी बोलते हैं ना पंजे की गद्दी, ये गद्दी क्या हो गई, दब गई है। क्यों दब गई है? क्योंकि मैंने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया। तो डीफॉर्मिंग फोर्स वह फोर्स होता है जो किसी वस्तु के आकार या आकृति या दोनों में परिवर्तन कर देता है। ठीक ना, तो एक लाइन की परिभाषा है। तो डीफॉर्मिंग फोर्स विरूपक बल, वह बाह्य बल, वह बाह्य बल, वह बाह्य बल जो किसी वस्तु की, जो किसी वस्तु की, जो किसी वस्तु की आकार, आकृति या दोनों, आकार या आकृति या दोनों में परिवर्तन करता है।
दोनों में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, दोनों में परिवर्तन करता है। ठीक ना। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, डीफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल क्या बल होता है कि जो शेप या साइज या दोनों में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ऐसे फोर्स को हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। जब हम लोग इस बॉडी पर से बने, ये बॉडी है, इस बॉडी पर हमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डीफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही हटा लेते हैं तो यह क्या होता है, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया कि मैंने हथेली पर यानी यहाँ पर हमने इस अंगुली से किसी भी चीज़ से कोई फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो गया, लेकिन जैसे ही हमने विरूपक बल हटाया वस्तु अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ गई। कोई दोस्तों रबड़ है, रबड़ है, मान लो चलो मेरे हाथ में ये रबड़ है, रबड़ को अगर मैं ऐसे स्ट्रेच करूं, ऐसे मैं पुल्ड आउट करूं, तो स्ट्रेच करने में, पुल्ड आउट करने में क्या हुआ, इसके शेप और साइज में चेंजिंग आ गया। तो ये जो हमने ऐसे स्ट्रेच किया वही फोर्स क्या है, विरूपक बल है। वही फोर्स क्या है, विरूपक बल है। ठीक, ये दोस्तों आपको कहानी विरूपक बल की समझ में आई। अब जो इससे मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल लिया, अब दोनों एग्जाम्पल को फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रत्यास्थता क्या है, इलास्टिसिटी क्या है। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ विरूपक बल लगाया, विरूपक बल लगा कर हटा दिया, देखो गद्दी पे जो चेंज हुआ वापस आ गया ना। तो इस वस्तु के अंदर कोई ऐसा तो गुण है जो विरूपक बल का अपोज कर रहा है, जो विरूपक बल का अपोज कर रहा है। देखो हमने ये विरूपक बल लगाया, चेंज हो गया, लेकिन जैसे विरूपक बल हटाया ये वस्तु वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। ये क्यों आ गई, क्योंकि वस्तु के अंदर एक ऐसा गुण है जो इस पर जो विरूपक बल अप्लाई किया जा रहा है उसका विरोध करता है। ठीक ना। तो अब यहाँ से जो ये गुण होता है दोस्तों, इसी गुण को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो अब अपनी हेडिंग शुरू हो जाती है इलास्टिसिटी। ठीक ना, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो दोस्तों इलास्टिसिटी क्या बताएंगे, प्रत्यास्था एक गुण होता है, किसका गुण होता है, किसी वस्तु या पदार्थ का। किसी वस्तु या पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो विरूपक बल के द्वारा लगाए गए, जो विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न किए गए आकार एवं आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी जो विरूपक बल द्वारा उत्पन्न किए गए परिवर्तन का विरोध करे वही गुण क्या है, प्रत्यास्थता है। क्या है, प्रत्यास्थता है। ठीक ना। तो प्रत्यास्थता क्या लिख दें, यह एक ऐसा गुण होता है, यह एक ऐसा गुण। अब ये गुण वाला कौन सा गुण समझोगे, जो गुण खाते हो ना वाला गुण नहीं, ये क्वालिटी होता है। ठीक ना, क्वालिटी। तो प्रत्यास्था यह एक ऐसा गुण होता है जो विरूपक बल के द्वारा, जो विरूपक बल के द्वारा, जो विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न किए गए परिवर्तन का, उत्पन्न किए गए आकार एवं आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। ऐसे लिख दे रहा हूँ, यह एक ऐसा गुण होता है जो विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न किए गए आकार एवं आकृति। भाई ये बार बार आता रहे ना तब मजा आएगा, आकार एवं आकृति, तब पता चले ना। जैसे अभी मैं जब बात करूँगा आगे प्रतिबल की, आगे मैं बात करूँगा विकृति की, तो ये बार बार आकार और आकृति का जरूरी है। तो आकार और आकृति में चाह रहा हूँ परिभाषा में जोड़ता रहूँ। ठीक ना। आकार एवं आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ये डिफिनीशन दोस्तों मेरे साथ साथ लिखते चलो, याद करते चलो कि प्रत्यास्था एक ऐसा गुण होता है जो विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न किए गए आकार एवं आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी क्या है दोस्तों, एक प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी which oppose the change in shape and size of an object। जो किसी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा गुण जो उसके शेप एंड साइज में जो चेंज हुआ है, और चेंज कैसे होता है, विरूपक बल के द्वारा,
जो चेंज हुआ है उसी का क्या करे, अपोज करे। वही प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता है, ठीक ना, विरोध करता है। और जिस पदार्थ के अंदर दोस्तों ये गुण पाया जाता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बोलते हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं बोलते हैं, ठीक ना। इस बात को भी मैं लिखना चाहता हूँ, जिस पदार्थ के अंदर यह गुण होता है, ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। प्रत्यास्थ पदार्थ अच्छा नहीं लग रहा है, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं, ठीक ना। जिन वस्तुओं के अंदर, वस्तुएं लिख दे रहा हूँ मैं, जिन वस्तुओं के अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, प्रत्यास्थता का गुण, ठीक ना, पाया जाता है, उसे प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं, उसे प्रत्यास्थ इलास्टिक बॉडी कहते हैं, ठीक ना। प्रत्यास्थ वस्तुएं, इलास्टिक बॉडी, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं, ठीक। अब दोस्तों जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं एक समझ में आ गया, प्रत्यास्थ वस्तुएं। तो ऐसे दोस्तों वस्तुएं जो हम लोग जो यहाँ पे बांटेंगे वो 3 टाइप के बांटेंगे, एक दृढ़ वस्तुएं और एक प्लास्टिक वस्तुएं और एक प्रत्यास्थ वस्तुएं। तो पहली वस्तु तो प्रत्यास्थ वस्तु हो गई। तो जो वस्तुओं को मैं 3 कैटेगरी बांट रहा हूँ, वो 3 कैटेगरी में पहला कैटेगरी आ जाएगा, कौन सी कैटेगरी, प्रत्यास्थ वस्तुएं, प्रत्यास्थ वस्तुएं। अब प्रत्यास्थ वस्तुएं, तो अब आप तो डिफिनीशन तुरंत बता लोगे, इलास्टिक बॉडी, ठीक ना, इलास्टिक बॉडी। भाई मैंने बोला कि अब हम लोग मिक्सिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो हेडिंग तो रहेगा ही, बाकी बहुत सारे वर्ड मैं इंग्लिश में बोलता रहूँगा, ठीक ना। इलास्टिक बॉडी या बॉडीज लिख देना, इलास्टिक बॉडीज। तो दोस्तों इलास्टिक बॉडीज वे बॉडीज हैं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं। यही ना, प्रत्यास्थ वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो विरूपक बल जो लगाया गया है, अगर हम उसको क्या कर लें, हटा लें तो अपने ओरिजिनल शेप में क्या करेंगे, वो वापस आ जाएंगे। अगर ओरिजिनल शेप में वापस आ गई तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इलास्टिक बॉडी। अगर दोस्तों अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आई, अगर अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आई, तब सोचो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब सोच रहे हो गहरी, उसको क्या बोलेंगे, ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। मतलब ऐसी बॉडी जिस पे हम लोग क्या करें, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दें और उसको फिर हटा लें। हटाने के बाद अब बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस ना आए, तो ऐसे जो बॉडी होती हैं, ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी, ठीक ना। और तीसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी वे बॉडी होती हैं जिस पे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते तो हैं, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से उसके शेप या साइज में कोई चेंज ही नहीं होता। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाने पर उसके शेप या साइज में कोई चेंजिंग ना हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। और ऐसा चेंज हो कि हमेशा के लिए हो जाए, ठीक ना, हमेशा के लिए हो जाए, उसको बोलेंगे हम लोग प्लास्टिक बॉडी। और चेंज हो, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें, वापस आ जाए अपनी शेप में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलास्टिक बॉडी, ठीक ना। इन तीनों बॉडी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो प्लास्टिक बॉडी क्या लेते भाई, वे प्रत्यास्थ वस्तुएं। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिखूँ क्या, कि पूरा बढ़िया सजा के लिखूँ, जिन वस्तुओं पर विरूपक बल हटा लेने पर वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाएं, ठीक ना। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, बाकी आप उसको अगर आप सेंटेंस में सजा के लिखना होगा लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, विरूपक बल हटा लेने पर, विरूपक बल हटा लेने पर, विरूपक बल हटा लेने पर, विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, पूर्व अवस्था में वापस आ जाए, पूर्व अवस्था में वापस आ जाए, ठीक ना, आ जाए। तो हमने क्या किया, विरूपक बल तो लगाया था और विरूपक बल लगा के हटा लिया। विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडीज बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मन में ज़रूर आ रहा होगा कि सर ऐसी कौन सी बॉडी है, ऐसी कौन सी बॉडी है जिस पर हम विरूपक बल तो लगाएं, विरूपक बल तो लगाएं, लेकिन लगा के हटा लेते हैं तो वापस आ जाती है।
ऐसा तो सर कोई ही नहीं हो सकता है। भाई हम कोई चीज़ है उसको बहुत तेज़ी से तानते 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 जाएंगे और हमेशा के लिए कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आ ही जाएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है दोस्तों? आप अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो समझो कि बहुत अच्छी बात आ रही है। ये सही बात है कि आप कोई भी, यार दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है, पूरे ऑल वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है कि आप उस पर फोर्स लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, आपने इतना फोर्स लगा दिया कि कोई चेंज हो जाए और जैसे फोर्स लगा हटा लो फिर चेंज ना, मतलब वो चेंज वापस हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों हम लोग है तो कोई नहीं, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज आ ही जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि चेंज बहुत कम आए, तो बहुत कम आए उसको ना के बराबर, लेकिन चेंज तो आएगा भैया, चेंज तो आएगा। अब जो चेंज आएगा तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर जो चेंज आता है उसको हम लोग निगलेक्ट मान लेते हैं? तो वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और वो आपके आएंगे एग्जाम्पल किसके? प्रत्यास्थ वस्तुओं के। तो प्रत्यास्थ वस्तुओं के यहाँ पे दोस्तों जो एग्जाम्पल हैं वह एग्जाम्पल क्या हैं? एक है क्वार्ट्ज, एक है क्वार्ट्ज और दूसरा है फास्फर ब्रांज, फास्फर ब्रांज। दोस्तों ये दो पदार्थ, दो वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर अगर हम लोग विरूपक बल लगा के हटा लें, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के हटा लें, तो ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो प्लास्टिक बॉडी होती हैं, जो प्लास्टिक वस्तुएं होती हैं, प्लास्टिक वस्तुएं, प्लास्टिक वस्तुएं, जिसे मैं क्या बोलूँगा? प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडीज लिख दे रहा हूँ, प्लास्टिक बॉडीज। तो प्लास्टिक बॉडीज क्या है कि विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस ना आए। ठीक ना भैया, सेंटेंस पूरा कर लोगे ना? विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस ना आए, ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग? प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। और प्लास्टिक बॉडी के यार बहुत एग्जाम्पल है भैया। ये तो ले लो गीली मिट्टी। अरे गीली मिट्टी है, बताओ अगर गीली मिट्टी में, गीली मिट्टी, अब गीली मिट्टी मतलब एकदम कीचड़ वाली मत समझ लो कि हाँ उसमें कोई चीज़ करो और फिर बाद में आकर के जैसी थी वैसी हो जाए, ऐसी नहीं। कुछ गीली मिट्टी, बहुत सारी गीली मिट्टी ऐसे यार, उसमें कोई निशान मार दो और निशान देखो अगर वो हमेशा पड़ा रहता है। कितने लोग गीली मिट्टी उस पर अपना नाम लिख देते हैं, नाम पता चला वही पड़ा रहता है। ठीक ना? तो कहने का मतलब है गीली मिट्टी पर अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो तो वो क्या होता है? वह अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता है। गीली मिट्टी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। मोम हो गया, मोम दोस्तों अगर एक बार आप तोड़ दो, ऐसे कुछ फोर्स लगा के घुमा, मतलब तोड़ो मत, मान चलो कि टेढ़ा कर दो, क्या वो सीधा हो जाता अपने मन से? नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है गीली मिट्टी हो गया, मोम हो गया, और कुछ एग्जाम्पल होंगे, कमेंट बॉक्स में छाप देना। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब प्लास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्लास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल हैं। अच्छा तीसरा दोस्तों जो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, तीसरा देखो एग्जाम्पल क्या ले लेता हूँ मैं, आपका दृढ़ वस्तुएं। और दृढ़ वस्तुएं दोस्तों हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी, दृढ़ वस्तुएं, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी दोस्तों कौन सी बॉडी होती हैं? रिजिड बॉडीज वे बॉडीज होती हैं जिन पे दोस्तों हम लोग अगर डिफॉर्मिंग फोर्स ऐड कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से दोस्तों इसके शेप और साइज में कौनो परिवर्तन ही नहीं होता। सोचो इसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ लेकिन हटा लिया वापस आ गया, इसमें परिवर्तन हुआ और ऐसा परिवर्तन हुआ कि हमेशा के लिए हो गया। लेकिन जो रिजिड बॉडी होती हैं उसमें आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ चेंज होता ही नहीं है। वो आप कहोगे अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसी वस्तु तो है ही नहीं है। दोस्तों है नहीं, लेकिन मान लिया जाता है। पत्थर हो गया, पत्थर को ऐसे दबाओ, अब कहो कि भाई सर मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि पत्थर को सर मैं ऐसे लेकर ऐसे चकनाचूर कर देता हूँ। तो भाई बात ही अलग है। ईंट को लेकर के कोई इतना भाई मजबूत है कि ईंट को ऐसे लिया, हाथों में पड़ गया, ऐसे दबा दिया, चकनाचूर हो गया, तो बात ही अलग है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम अगर उसको कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, या अंगुली दबा रहे हैं, तो उसके शेप और साइज में कोई चेंजिंग नहीं होता। वहाँ बात की जा रही है, ठीक ना। अब ये नहीं कि ईंट पे हथौड़ा लेके मार दो और कह दो कि हाँ सर देखिए हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इसके शेप एंड साइज में चेंजिंग हो गया। आप तो कह रहे थे कि इसके शेप एंड साइज में कोई चेंजिंग ही नहीं होता, तो ये बात गलत है ना। हाँ, तो रिजिड बॉडी क्या हो गया? वे वस्तु में जिन पर विरूपक बल लगाने से उसके शेप एंड साइज में, यानी विरूपक बल लगाने से उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक ना। लिख लोगे, विरूपक बल लगाने से उसके आकार एवं आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि जो दृढ़ वस्तुएं होती हैं, जो रिजिड बॉडी होती हैं, उनके जो पार्टिकल होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, वह उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरा आणविक स्थान, वह ना के बराबर होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक ना। तो अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पत्थर ले लो, पत्थर ले लो भैया, ईंट ले लो, ईंट देखो ईंट लिख रहा हूँ मैं, ठीक ना, ये ईंट ले लो, ठीक ना, हीरा ले लो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है भैया, लिखते जाओ। ठीक ना। तो दोस्तों ये कहानी के एकदम बेसिक कहानी में एकदम बेस से शुरू किया हूँ इस चैप्टर को, और बेस से लेकर के एकदम आपको हाई लेवल पे ले जाऊँगा। मतलब मैं बनाऊँगा आपको हीरो, जीरो टू हीरो बनाऊँगा मैं आपको, और एकदम बेस से दोस्तों ऐसे मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक ना। अब अगर इसमें कोई चेंजिंग आपको करवाना रहेगा तो बताना कि हाँ सर ये सेंटेंस मत लिखिए, सर लिखते हैं सर सेंटेंस लिखते हैं वीडियो लंबी हो जाती है। अगर कुछ भी आपको दोस्तों लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि ये क्लास 11 की पहली वीडियो, जैसा आप कहोगे मैं वैसा आपको करने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक ना। चलिए भाई, यहाँ तक दोस्तों हो गया। अब दोस्तों हम लोग आते हैं, अभी तो हमने ये समझ लिया कि प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं, ये हमने उन पर क्या किया कि विरूपक बल लगाया, हमने उस पर क्या किया, विरूपक बल लगाया, लेकिन विरूपक बल लगा करके हटा लेते हैं, वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। तो दोस्तों इसकी कोई सीमा होगी, विरूपक बल लगाने की कोई सीमा होगी, उस अब हेडिंग बना लेते हैं प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक ना। तो वो क्या है पहले हम लोग बात करते हैं। तो पहले बात करने से पहले मैं साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से भैया नोट्स बना लो, एकदम धुआंधार नोट्स बनाओ, एकदम प्यारा सा नोट्स बनाओ। और नोट्स को भाई आपको मैं एक नंबर दूंगा, और उस नंबर से आपको क्या करना है कि नोट्स को, जो आप नोट्स बना रहे हो उसको आपको PDF बना के भेजना है कि हाँ, ताकि आप नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो ये मुझे चेक करना है। ठीक ना। अब ये मैं बाद में कहूँ, जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तब मैं कहूँगा भाई हाँ ये नंबर है, और देखता हूँ कितने लोगों का नोट्स आता है ग्रुप में। ठीक ना। तब पता चलेगा भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बस खाली वैसे ही कर रहे सर वीडियो बनाइए, और सर तो वीडियो बनाने लगे, और तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये कैसे पता चलेगा बताओ। ये पता चलना चाहिए ना। तो आप लोग नोट्स को क्या करना है, PDF बना करके सेंड करना है। ठीक ना। चलो भाई, अब दोस्तों अपना हेडिंग है प्रत्यास्थता की सीमा। ये हेडिंग क्यों आया इसको समझो भाई, प्रत्यास्थता की सीमा। अब ये सीमा जो नाम आया ना, ये सीमा तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, हालांकि अब तो सीमा का नाम पुराना हो गया ना, अब तो नाम अच्छे आ गए यार, अच्छे नाम आ गए हैं। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अब दोस्तों यहाँ पे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है समझते हैं। जैसे मान चलो कि दोस्तों आपके आसपास, घर के आसपास कोई ऐसा इंसान है जो जल्दी चिढ़ता नहीं है, उसको आप चिढ़ा दो। जैसे मान चलो कि वो नया टकला बना हो, ठीक ना, नया टकला बना हो, और उसको आप चिढ़ाओ, वो चिढ़ता ना हो तो, लेकिन अंदर उसके गुस्सा ऐसा नहीं है कि वो ऐसा इंसान है कि वो जल्दी चिढ़ता नहीं है, तो मतलब चिढ़ता ही नहीं है। चाहे जब उसको, चाहे जिसके सामने टकले बोल दो, इसके वैसे मान चलो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके सामने उसको टकले बोल के मजा लो, तो वैसे नॉर्मल मजा ले रहे थे कोई बात नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसको टकले बोल दो, ओए टकलू, टकले, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे चिढ़ाने के नाम होते हैं यार। कोई टकला हो जाता है ना, उस टकले का अलग अलग नाम रख देते लोग चिढ़ाने के लिए। ठीक ना। एयरपोर्ट हो गया, सफरचट हो गया, टकला हो गया वगैरह वगैरह, तो बाकी आप लोग तो नाम जानते होंगे। तो अब मान चलो कि उसको आप चिढ़ाने लगे, 2 बार 3 बार इग्नोर किया, उसके अंदर एक कुछ टाइम होगा इग्नोर करने की, लिमिट होगी कि वो सोचेगा ना, चलो 4 बार बोल दिया है, 2 बार और बोल देता, यानी 6वीं बार अगर बोलेगा, 5 बार तो माफ़ कर दूंगा, 6वीं बार बोलेगा ना, तो मतलब 5 बार तक तो गुस्सा कंट्रोल किया, 6वीं बार ऐसा आया कि उसका एकदम गुस्सा एकदम चरम सीमा पे, वो दौड़ा लेगा तुमको, और दौड़ाने के बाद ना वो हिसाब से मारेगा जितना पूरा 5 बार का जो गुस्सा था ना पूरा निकाल देगा वहाँ पे। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो 5 बार तक वो कंट्रोल किया, उसकी क्या है, गुस्सा ना करने की सीमा थी, और 6वीं बार वो क्रॉस कर दिया है। अरे छोड़ो यार, आज इसकी मैं एक ना छोड़ता हूँ। ठीक ना। अब मैं यहाँ पे गाली दे के नहीं बताता हूँ, लेकिन मान चलो उसके अंदर इतना बढ़िया गुस्सा आएगा ना कि वो आपको एक नहीं छोड़ेगा, और मारेगा तो जो अलग से मारेगा। ठीक ना। तो कहने का मतलब वो दोस्तों सीमा हो गई। उसी तरीके से मान चलो कि आपने हाथ में रबड़ ले लिया, क्या ले लिया, रबड़। एक हाथ में यहाँ पे रबड़ लेकर के दूसरे हाथ से ऐसे खींच रहे हो, होते होते दोस्तों 4 5 बार 6 बार मतलब ऐसे खींचे छोड़ दिया वापस आ गया, फिर खींचे छोड़ दिया वापस आ गया, फिर खींचे छोड़ दिया वापस आ गया। एक बार ऐसा होगा कि आपको ज़्यादा खींच लिए, और देखिए जो जब ज़्यादा खींच लोगे तब देखोगे वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा।
जब वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, जब वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा तो कहेंगे कि वो प्रत्यास्था की सीमा को लांघ गया है। अब उसके अंदर प्रत्यास्था नहीं रह गया है। प्रत्यास्था कब तक रह जाता? जब तक आप खींचते जाते, खींच के छोड़ देते, वापस आ जाता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। फिर खींचते, फिर छोड़ देते, फिर वापस आ जाता। लेकिन कुछ देर करते करते क्या हो जाएगा? प्रत्यास्था की सीमा क्रॉस हो जाएगा। ठीक ना? तो डेफिनेशन में क्या लिख दिया जाए प्रत्यास्था की सीमा में कि विरूपक बल का मान लगातार बढ़ाते रहने से, ठीक ना, सही बोला मैं, विरूपक बल का मान लगातार बढ़ाते रहने से एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब वस्तु के अंदर प्रत्यास्था का गुण नष्ट हो जाता है। तो प्रत्यास्था का गुण नष्ट होने से पहले की बाउंड्री रहती है प्रत्यास्था की सीमा। अच्छी लगी डिफिनीशन? मुझे तो नहीं लगी यार। चलो किसी तरह के बना के लिखता हूँ। विरूपक बल का मान, अभी सेट हो जाएगा। विरूपक, बाकी कहानी समझ गया हो क्या है सीमा। विरूपक बल का मान लगातार बढ़ाते रहने से वस्तु एक समय प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है। प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, ठीक ना, जिसे प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, ठीक ना। विरूपक बल का मान लगातार बढ़ाते रहने से वस्तु में एक समय प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, ठीक ना। और क्या लिखते भाई? प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, ठीक। तो प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है। वस्तु के अंदर आकार एवं आकृति, वस्तु के अंदर, लो बढ़ा चढ़ा के लिख रहा हूँ, वस्तु के अंदर आकार एवं आकृति के परिवर्तन, बल्कि हमें यही डिफिनीशन लिखना ही चाहिए था। वस्तु के अंदर आकार एवं आकृति के परिवर्तन के विरोध करने की सीमा प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। विरोध करने की सीमा प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है, ठीक ना। एक लाइन में दोस्तों अगर मैं ये भी लिखता तो चलता, बाकी चलेगा, दौड़ेगा यार, चलेगा नहीं दौड़ेगा। वस्तु के अंदर आकार एवं आकृति के परिवर्तन के विरोध करने की सीमा प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है, ठीक ना। तो बात समझ में आ गई। मैंने उसके लिए थोड़ा समय भी लिया, 3-4 मिनट समय लिया आपको प्रत्यास्था की सीमा को बताने के लिए, टकले को लेकर एग्जाम्पल भी ले लिया, ठीक ना। चलो भाई, यहाँ तक दोस्तों आपको कहानी समझ में आ गई। मैंने क्या क्या बता दिया आपको? विरूपक बल, उसके बाद आपको बताया प्रत्यास्था के बाद मैंने आपको 3 वस्तुएं बता दिया, प्रत्यास्थ वस्तुएं, उसके बाद मैंने प्लास्टिक वस्तुएं, फिर उसके बाद दृढ़ वस्तुएं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रतिबल की, विकृति की और हुक के नियम की। इतनी बातें और पढ़ेंगे, ठीक ना। प्रतिबल, अब दोस्तों यहाँ पे कहानी शुरू होती है प्रतिबल की। ये प्रतिबल होता क्या भैया? प्रतिबल को दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस दोस्तों ये वाला स्ट्रेस नहीं है जो हम लोग कभी मूड ख़राब होता कहते भैया आज हम बड़े टेंशन में हैं, आज हम बड़े स्ट्रेस में हैं, आज हमारा दिमाग ख़राब है, हमसे कुछ बोलो मत वरना कुछ हम बोल देंगे या तो हम तुम्हारी मार उड़ देंगे। तो इस तरीके से जो हम लोग दिखाते हैं ना ओवर एक्टिंग, इसको मैं तो ओवर एक्टिंग बोलता हूँ यार। ये तो अपने ऊपर है ना भाई, अपने अंदर हम लोग अपने स्ट्रेस को काबू में करें, अपने गुस्से को अपने अंदर रखें ना। हम किसी को क्यों दिखाएं गुस्सा? अगर हम दोस्तों अपने घर का गुस्सा आके तुम्हारे ऊपर, तुम्हें क्लास में पढ़ाएं और तुम्हारे ऊपर निकाल दें, तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा सा मेंटल हैं, ठीक ना। अब वो मेंटल में उतना मेंटल नहीं कहलाएगा कि हम मेंटल में आ जाएंगे,
लेकिन कहीं ना कहीं ये बैड क्वालिटी में आएगा। भाई हमारे घर का गुस्सा हमारे घर पे रहे ना, हम तुम्हारे सामने जब तुम्हारी गलती रहे उस पर निकालें, ठीक ना। अब पता थोड़ी सी गलती पे इतना बमक जाए, उसके बाद तुम्हें ले दौड़ा उड़ा के मारने लगें, ये करने लगें, वो करने लगें, बोले भैया अब मेरा दिमाग ख़राब था, ये है वो है। तो दिमाग ख़राब था ये गलत बात हो गई ना। चलो फिलहाल तो बातें यहाँ पे दोस्तों हो रही है प्रतिबल की, स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस दोस्तों वो वाला स्ट्रेस जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो सब स्ट्रेस नहीं होता है। तब यहाँ पे स्ट्रेस है क्या? प्रतिबल। स्ट्रेस से बढ़िया यहाँ पे प्रतिबल। हिंदी भी देखो, फायदा है तुम लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ने में। प्रतिबल, प्रतिबल यानी प्रतिबल एक प्रकार का बल है दोस्तों, एक प्रकार का बल है। अब कैसा बल है? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल कहलाता है, ठीक ना। पहले मैं परिभाषा लिख दूं तब आपको समझाऊं, तब आपको बताऊं, हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से, तब आपको मजा आ जाएगा। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक ना, एकांक भी होता है दोस्तों, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल, इसी दोस्तों आंतरिक प्रतिक्रिया बल को एक दूसरा नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल। उसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, उसे मैं ब्रैकेट में क्या लिखा? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल को ही प्रतिबल कहते हैं, को ही प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। अब इस लाइन को दोस्तों यहाँ से याद रखना और इजी हो जाएगा ये फार्मूले से। प्रतिबल इक्वल टू प्रत्यानयन बल, जिसे हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ऐसे इंग्लिश में होगा डेफिनेशन। द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्षेत्रफल, प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल, ठीक ना। चलिए भाई, ये तो परिभाषा लिखा दोस्तों। परिभाषा भी मैं समझाया कहाँ कुछ? अभी मैंने समझाया कहाँ? डायरेक्ट परिभाषा लिखा। दोस्तों समझो जरा, ये मान चलो कि कोई वस्तु है, ये क्या है? कोई वस्तु है, ठीक ना। थोड़ा वस्तु को मैं सजा दूँ, ए भैया लो, लो बाबू लो, ठीक। ये वस्तु है, इस वस्तु पे दोस्तों हमने क्या किया? कोई बल अप्लाई किया। लो बल हमने ये अप्लाई किया, मतलब इधर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ? खींच रहा हूँ। ये मैंने लगाया बल एफ कहो, चाहे आप mg भी कह सकते हो। अगर नीचे की तरफ आप किसी कोई वस्तु है, उस वस्तु पर आप किसी मास से उसको लटका रहे हो, भार mg हो गया। एफ भी कह सकते हो कि मैंने ऐसे वस्तु इसको ऐसे खींचा, तब भी कह सकते हो। अब दोस्तों इसको खींचने से क्या होगा कि इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा, ठीक ना। चलो मैं परिवर्तन भी दिखा दे रहा हूँ। ये चलो इतना परिवर्तन हो गया, ये परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों हमने इस वाले क्षेत्रफल पे, मतलब एकांक क्षेत्रफल की बात हो रही है ना, एकांक क्षेत्रफल कहाँ गया? या एकांक क्षेत्रफल पर। तो हमने इस वाले पोर्शन पर क्या किया कि फोर्स अप्लाई किया। जब इस वाले फोर्स पर, इस वाले जगह पर, इस वाले प्लेस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस प्लेस पर जितने भी पार्टिकल होते हैं, जितने भी कण होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, वो दोस्तों क्या होते हैं कि उस जगह से खिसकना नहीं चाहते। मतलब दोस्तों उसके अंदर, इस वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता का गुण होता है, जो क्या करता है? अपने आकार एवं आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। जो यहाँ पे कण होते हैं वो अपने आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो विरोध करने का मतलब ये हुआ, तो ये क्या हुआ कि ये इधर की तरफ फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर की साइड में, एक फोर्स अप्लाई होता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। जो कहाँ पर होता है? जो चीज़ जिससे मिलके बना होता है, ये चीज़ मैंने बनाया है, ये लकड़ी का टुकड़ा या स्प्रिंग बना दिया या मैं कुछ बना दिया, ये जो बना हुआ है, ये जिस कण से मिलके बना हुआ है, उन कणों के बीच में एक फोर्स लगता है जो अपने परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, जो अपने परिवर्तन का विरोध करता है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर कोई पूछे आपसे ये प्रत्यानयन बल या आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या होता है, कि कणों के बीच में ऐसा बल जो बाह्य बल का विरोध करे, कणों के बीच ऐसा बल जो बाह्य बल का विरोध करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक ना, ये बात समझ में आ गई। अब प्रत्यानयन बल की डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ गए आप। अच्छा, अगर दोस्तों ये तो प्रतिबल की परिभाषा हुई। और सामान्य स्थिति में दोस्तों यहाँ पे एक बात और मैं लिखना चाहता हूँ, ये नोट पॉइंट समझो, ये स्टार समझो। नोट पॉइंट क्या है, सामान्य स्थिति के लिए दोस्तों, जब सामान्य स्थिति रहेगी, सामान्य स्थिति में जितना हम लोग बाह्य बल लगाएंगे, जितना हम लोग विरूपक, बाह्य बल को क्या बोलेंगे, विरूपक बल, जितना हम लोग विरूपक बल लगाएंगे वह विरूपक बल किसके इक्वल होगा, प्रत्यानयन बल के बराबर होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे परिभाषा जो हम लोग आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल लिखे हैं, समान स्थिति के लिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले विरूपक बल को प्रतिबल कहते हैं। समान स्थिति के लिए कह सकते हैं ना, समान स्थिति के लिए जो विरूपक बल यानी बाह्य बल इक्वल होता है किसके, प्रत्यानयन बल के। तो समान स्थिति के लिए मैं क्या लिख दूँ कि बाह्य बल और ये बाह्य बल जो हम लोग लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरूपक बल बोलते हैं। बाह्य बल उसे क्या बोलते हैं, विरूपक बल। विरूपक बल किसके होता है, विरूपक बल या आरोपित बल, आरोपित बाह्य बल बोल दो, आरोपित बाह्य बल ऐसे लिख देता हूँ मैं, आरोपित बाह्य बल, कोष्टक में क्या लिखा मैंने, विरूपक बल इक्वल होता है किसके, प्रत्यानयन बल के, प्रत्यानयन बल के। ठीक ना, चलिए भाई, इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से हम लोग प्रतिबल का मात्रक देखेंगे, प्रतिबल की बीमा देखेंगे। तो मात्रक की बात कर लेते भाई, मात्रक, प्रतिबल का मात्रक। भैया मुझे मात्रक बताने की जरूरत है क्या, प्रत्यानयन बल को आप लिख सकते हो F, ए क्षेत्रफल को लिख सकते हो A, बल का मात्रक, अरे बच्चा जानता है भाई, बल का मात्रक बच्चा जानता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक ना, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एरिया। अच्छा, ये कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। ये कौन सा मात्रक है, तो ये एसआई मात्रक है। अच्छा, सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक, सीजीएस यूनिट में लिखूँ, मात्रक क्या लिखूँ, सीजीएस, हालांकि सीजीएस यूनिट लिखता हूँ, सीजीएस यूनिट, न्यूटन के प्लेस पर डाइन, न्यूटन के प्लेस पर डाइन पर, मीटर के प्लेस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात कर ले रहा हूँ, बीमा की बात कर ले रहा हूँ, डायमेंशन। तो डायमेंशन दोस्तों यहाँ पे न्यूटन यानी फोर्स का MLT-2, एरिया का L2, एक एल से कैंसिल, ML-1T-2, ML-1T-2। ठीक ना, इतनी बातें हो गई। अब बात करते हैं प्रतिबल कितने प्रकार का होता है, प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात कर लेते भाई। ठीक ना, चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ। आपको दोस्तों वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते चलें, हर एक चीज़ को सुंदर तरीके से सजा के एकदम लिखते चलें। ठीक ना, जैसे भी लिखाया जा रहा है आपको बढ़िया तरीके से। चलो भाई बात करते हैं आगे, प्रतिबल के प्रकार। ठीक ना, इरेज करते हैं। चलो अब ये तुम लोग मत कहना कि सर नोट्स नहीं बनवा रहे ना, एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स बनवा रहे हैं ना, सजा के हर एक। भाई थोड़ा वीडियो लंबी होगी, आप क्या करिएगा, आप 1.5 में या 2 में कर लीजिएगा, उसको कर करके बढ़िया तरीके से आप लिखते चलें, पढ़ते चलें। ठीक ना, अब दोस्तों हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ जो स्ट्रेस होता है, प्रतिबल के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में प्रतिबल के प्रकार कितने होते हैं, 3। अब 3 में कौन कौन से प्रकार होते हैं, पहला दोस्तों अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब दोस्तों जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, LONGI, लॉन्गिट्यूडनल, TUDINAL, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब दोस्तों ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है
वो भी आपका 2 प्रकार का होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी 2 प्रकार का होता है। ये जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, जब हम लोग 3 प्रकार का प्रत्यास्था गुणांक पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे, ठीक ना। अभी केवल नाम लिख लेते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया। अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ साथ दोस्तों अपना दूसरा आता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के बाद नॉर्मल स्ट्रेस, बोले तो अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभिलंब प्रतिबल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों सही रहे ना। अभिलंब प्रतिबल, हालांकि मेरी अभी हिंदी ज़्यादा ठीक है, ठीक ना, इंग्लिश तो मेरी एकदम बकवास है। अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। और तीसरा अपना होता है स्पर्श रेखी प्रतिबल, स्पर्श रेखी प्रतिबल, स्पर्श रेखी प्रतिबल, जिसे हम लोग बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस, SHEARING, शियरिंग स्ट्रेस। अब दोस्तों इसके बारे में जब हम लोग आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, स्पर्श रेखी प्रतिबल क्या होता है। यहाँ बताने लगेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो वहाँ पे चल लगेंगे, ठीक ना। ये 3 प्रकार के प्रतिबल हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग विकृति। हालांकि यहीं पे बात हो जाती ज़्यादा सही रहता, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा भाई। विकृति में दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन दोस्तों होता है जब हमने किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया। क्या लगाया? विरूपक बल। जब जैसे ही हम लोग विरूपक बल लगाते भैया, विरूपक बल लगाने से होता क्या है कि वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो कितना परिवर्तन हुआ कितने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृति। यानी एकांक लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ये परिभाषा सही है। ये तो परिभाषा सही है। या फिर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। ये भी परिभाषा सही है। तो जो अच्छे लगे आपको वही लिख लो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ कि लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं, या लंबाई में वृद्धि, ये वाला लिख दे रहा हूँ, ये भी सही है। लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक ना। तो विकृति की परिभाषा क्या, डिफिनीशन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक ना। लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक ना। अब ये परिभाषा के रूप में ये तो परिभाषा के रूप में हो गया। सूत्र के रूप में लिखूंगा तो विकृति इक्वल टू क्या हो जाएगा? विकृति इक्वल टू लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक ना भाई, ये तो हो गया भाई। अच्छा, सूत्र के रूप में अगर हम बात करें, अगर हम दो अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करेंगे तो लंबाई आएगा, अभिलंब प्रतिबल की बात करेंगे आयतन आएगा, स्पर्श रेखी प्रतिबल की बात करेंगे वहाँ पे थीटा आएगा। जब यहाँ पे सब चीज़ें सीखेंगे तो वहाँ पे इसको फिगर वगैरह बनाएंगे। बाकी अभी इतना जानिए कि लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। इसको देख करके दोस्तों आपको क्या बताना, इसका बताना आपको क्या? यूनिट बताना है। तो लंबाई में वृद्धि मीटर, प्रारंभिक लंबाई मीटर, तो मीटर कैंसिल, यूनिट क्या हो जाएगा? नो यूनिट, यानी यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस एंड, दोनों बात मैं साथ में लिखता हूँ, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक ना। जिस तरीके से दोस्तों स्ट्रेस 3 टाइप्स का होता है, उसी तरीके से आपका स्ट्रेन भी 3 टाइप्स का होता है। स्ट्रेन में 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में 3 टाइप्स के तो
अब देखो इतना थोड़ा सा आप लिख ही सकते हो ना, स्ट्रेन के प्रकार यानी विकृति के प्रकार, विकृति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मैं 3 प्रकार लिख दिया। तो दोस्तों इसमें नंबर 1 जो होता है वह आपका आता है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा दोस्तों जो आपका होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। और थर्ड जो आपका होता है वह आपका क्या होता है शियर स्ट्रेन, SHEAR, शियर स्ट्रेन, ठीक ना। अब ये शियर स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है और आपका वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। कब? अभी अगले वाले वीडियो में से, अगले वाले वीडियो में जब भी आएगा जो पढ़ेगा मैं बताऊंगा आपको कि हाँ, मैं खुद कहूँगा देखो हाँ ये वाले प्रतिबल है, ये वाले विकृति हैं वगैरह वगैरह सब बड़े डिटेल से, ठीक ना। इतनी बातें ये क्लियर हो गई ना कि प्रतिबल 3 प्रकार का, विकृति 3 प्रकार का, और कौन कौन से, बाकी कैसे हैं वो अभी नहीं मैंने बताया, कौन कौन से हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अस्पर्शरेखी प्रतिबल, यहाँ भी लिख लेने का अनुदैर्ध्य विकृति और आयतन विकृति और ये अस्पर्शरेखी विकृति, ठीक ना। चलिए भाई, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हुक का नियम, ठीक ना। किसकी बात कर लें? हुक के नियम की बात कर लें। नाम सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, क्या आप सर बोल रहे हैं हुक का नियम, ठीक है। पहली वीडियो आपको 1 घंटे की मिल रही भाई, ठीक ना। अब 1 घंटे की वीडियो मिल जा रही है और इधर थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपकी गैप हो जाए, ठीक ना, क्योंकि आज ये वीडियो शूट करके मैं कहीं और चला जाऊँगा, फिर जा करके आऊँगा, फिर वीडियो शूट करूँगा, तो इस तरीके से। लेकिन अब जो इसके इस वीक के बाद दोस्तों, जो इस वीक में ये वीडियो आपको मिलेगी, उसके बाद जो वीडियो मिलेगी आपको थोड़ा रेगुलर रहेगी, यानी हफ्ते में 3 से 4 से 5 वीडियो भी हो सकती है, लेकिन 3 से 4 तो कंपलसरी रखेंगे। इस हफ्ते में भले से आपको 1-2 मिल जाए, एक तो कन्फर्म है ये, बाकी और हो पाए कि नहीं हो पाए बड़ी मुश्किल काम है, लेकिन अगले हफ्ते से आपको हफ्ते में 3 से 4 वीडियो पक्का मिलेगी, ठीक ना, एकदम चिंता मत करना। तो अब हम लोग बात करते किसका? हुक का नियम, हुक का नियम, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। अब दोस्तों जो हुक का नियम है, अब हम किसी, मान लो चलो कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुल्ड आउट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। अब स्ट्रेच कर रहे हैं तो उतना स्ट्रेच कर रहे हैं कि उसके अंदर इलास्टिसिटी की सीमा है, मतलब वो सीमा से बाहर नहीं जा पाया है। अगर सीमा से बाहर चला जाएगा तो वहाँ हुक को कोई काम नहीं आएंगे, ठीक है ना। जैसे कोई आदमी जब बावला हो जाता है, पगला जाता है, गुस्सा जाता है, तो उसको कितनों समझाओ, बस सवार रहता है, अब मारेंगे तो मारेंगे, लेकिन 1-2 बार चिढ़ाओगे तो हो सकता है थोड़ा मुस्कुरा के इग्नोर कर देगा, मुस्कुरा के इग्नोर कर देगा। लेकिन जब उसको ज़्यादा चिढ़ा दोगे तो दौड़ा के मारेगा और गुस्सा के मारेगा, उतने बढ़िया से गरिया के मारेगा, होता है ना ऐसे। तो लेकिन यहाँ पे हुक का नियम कहाँ पे काम करेगा? जहाँ पे उसके अंदर इलास्टिसिटी की कोई लिमिट हो। ऐसा नहीं कि इलास्टिसिटी की लिमिट क्रॉस हो जाए तो वहाँ पे हुक का नियम काम नहीं करता है। तो यहाँ बात करेंगे प्रत्यास्था की सीमा के भीतर। अच्छा, हुक ने क्या बताया? जो हुक ने बताया दोस्तों, ठीक ना, जो हुक ने बताया वो आप भी बता सकते थे। क्या बता सकते थे आप? हुक ने बताया दोस्तों कि अगर हम लोग किसी वस्तु को अगर खींच रहे हैं, किसी वस्तु को अगर हम खींच रहे हैं, मतलब हम विरूपक बल लगा रहे हैं। और इसी को हम लोग दोस्तों बताए विरूपक बल हम जब कहीं भी लगाएंगे, किसी पार्टिकुलर एरिया पर लगाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया विरूपक बल प्रतिबल कहलाता है, यही ना, प्रतिबल कहलाता है। तो हुक ने बताया कि जो प्रतिबल होता है वह विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा प्रतिबल उतना ज़्यादा विकृति। और ये सिंपल सी बात है भैया कि अगर कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को आप हल्का सा खींचो, बहुत हल्का सा खींचो, विकृति बहुत कम होगा, थोड़ा और खींचो, विकृति और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा खींचो, बस प्रत्यास्था की सीमा बनी रहे कि मतलब उसको छोड़ दो फिर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। ये ध्यान रखना भैया, अपने ओरिजिनल शेप में वापस आना चाहिए। अगर अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ रहा है तो वहाँ हुक का नियम फेल हो गया। मतलब हमने खींचा, हल्का मतलब कम फोर्स लगाया, कम खिंचाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा खिंचाएगा। सिंपल सी बात है भैया, कम फोर्स लगाओगे कम खिंचाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाओगे ज़्यादा खिंचाएगा। यही हुक का नियम है। जितने खींचोगे उतने विकृति, बस प्रत्यास्था की सीमा के अंदर रहना चाहिए। जितने खींचोगे उतने विकृति प्रत्यास्था की सीमा के अंदर रहेंगे। तो बस यही है हुक का नियम। तो हुक के नियम क्या बताओगे? तो विद इन इलास्टिक लिमिट,
ठीक ना। तो हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था की सीमा के भीतर विद इन WITHIN विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इसको आप वर्ड में कैसे लिखोगे? प्रत्यास्था की सीमा के भीतर लगाया गया प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक ना। लगाया गया प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये देखो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस का हमने कोई सिंबल नहीं बताया, स्ट्रेन का कोई सिंबल नहीं बताया। प्रोपोर्शनल इतना तो दोस्तों आपको पहले से पता है, जमाने से पता है कि प्रोपोर्शनल साइन को जब भी हम लोग रिमूव करते हैं, एक कांस्टेंट लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? कांस्टेंट। और यहाँ पे दोस्तों जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल ई। स्ट्रेस इक्वल टू कैपिटल ई इनटू स्ट्रेन। और यही जो वेयर जहाँ ई क्या है? ई इज ए कांस्टेंट कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं दोस्तों। ई को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता ई क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक है। प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक ना। यानी यार कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। मुझे लग रहा है, देखो मैंने बोला ना मेरी इंग्लिश थोड़ा है गड़बड़, ठीक ना, तभी मैं इंग्लिश यहाँ पे झोंक रहा हूँ। क्या करूँ, समझा करो थोड़ा बहुत। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ई को क्या बोलते हैं हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। दोस्तों यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। अगर आप दोस्तों हिंदी मीडियम से हो ही, आप क्या लिखोगे? प्रतिबल बटा विकृति। ई इक्वल टू प्रतिबल बटा विकृति, ये फार्मूला हो गया। ई इक्वल टू क्या हो गया? प्रतिबल बटा विकृति। मैं यहाँ पे लिख दूँ ई इक्वल टू क्या हो गया? यानी प्रत्यास्था गुणांक इक्वल टू क्या हो गया? प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल बटा विकृति। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ई का यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा ई का? दोस्तों ई का यूनिट निकालने के लिए, ई बोले तो प्रत्यास्था गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट देखो, स्ट्रेस का यूनिट हमने क्या बताया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट हमने स्ट्रेन का यूनिट क्या बताया? अरे भाई स्ट्रेन का मैंने बताया कि यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन का है यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सो अगर ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो ई का यूनिट क्या होगा? जो स्ट्रेस का यूनिट होगा। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कौन सा यूनिट है ये? SI। CGS क्या हो जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या है? CGS यूनिट है, ठीक ना। अच्छा डायमेंशन, इसका दोस्तों डायमेंशन जो हो जाएगा वह जो स्ट्रेस का डायमेंशन है, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन हो जाएगा ML-1T-2। ML-1T-2 इसका क्या हो गया? डायमेंशन हो गया, ठीक ना। अच्छा अब दोस्तों ये बताओ, अब ये थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाओ यहाँ पे। अगर स्ट्रेस 3 टाइप का, स्ट्रेन 3 टाइप का, तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप का? अगर दोस्तों स्ट्रेस 3 टाइप का, स्ट्रेन 3 टाइप का, तो मॉडुलस कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा? 3 टाइप्स का होगा। कितने टाइप्स का होगा? 3 टाइप्स का होगा। तो टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हेडिंग डालो प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार। हेडिंग क्या डालोगे? प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। तो प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार कितने हैं भाई? 3। अब यहाँ पे दोस्तों तीनों नाम लिख लेते हैं और इसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस दूसरी वाली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, बात करेंगे। अभी भाई पहले नाम लिख लें। प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक ना, यंग प्रत्यास्था गुणांक। दूसरा जो दोस्तों होता है उसे हम लोग बोलते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं क्या यार, ठीक ना, मुझे थोड़ा चल रहा है, बाकी हिंदी तो सही है। यंग प्रत्यास्था गुणांक
और दूसरा क्या हो जाएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक ना, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क जिसे बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक ना, वॉल्यूम नहीं बोलते, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और तीसरा जो दोस्तों होता है उसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ठीक ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक, ठीक ना। अभी रिजिडिटी आया था, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक ना। तो दोस्तों ये 3 टाइप्स के क्या हो गए, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार हो गए। और अब हम अगली जो वीडियो आएगी उसमें अभी थोड़ा सा कुछ और चीज़ें देखेंगे। बाकी उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हुआ, ठीक ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के बाद आयतन प्रतिबल क्या हुआ, और स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या हुआ, अनुदैर्ध्य विकृति क्या हुआ, आयतन विकृति क्या हुआ, स्पर्श विकृति क्या हुआ, उन्हीं के बेस पे अपने को ये तीनों चीज़ें हैं वो चीज़ें बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। तो तब मैं आपको जब ये पढ़ाऊँगा उसी में उन सब चीज़ों को बताता रहूँगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब है अगली जो वीडियोस के बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, यानी एक प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में और दृढ़ता गुणांक के बारे में बड़े डिटेल से ऐसे ही लिख लिख करके हर एक चीज़ें एकदम जीरो लेवल से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास भैया यहीं तक है। क्लास 11th शुरू हो गई है। आपका जो दुख तकलीफ़ चल रहा था वो दुख तकलीफ़ कुछ कम हो जाना चाहिए, कुछ कम होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम कम कर दूं, ताकि भाई आपको जब रेगुलर टाइम पे वीडियो मिलेगी तो आपका दुख अपने आप कम हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। चलो, और बाकी इसमें जो भी आपको लगेगा कि हाँ सर इसमें आप कंटेंट क्या कैसे चाहते हैं, जो मैं लिख लिख के बता रहा हूँ क्या वो लिख लिख के चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कैसे क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ों को बताइए। अगर स्पीड थोड़ा कम है वो भी बताइए, अगर स्पीड ज़्यादा है वो भी बताइए। जो भी दोस्तों आपको लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट में दीजिए, ताकि उस कमेंट के बेस पे, भाई सामने तो बैठे नहीं आप कि सामने आप बैठे आप फीडबैक देख रहे हैं, उस फीडबैक दे रहे हैं, उसी के बेस पे मैं आपको आगे भेज चल रहा हूँ। तो आप दोस्तों जो आप फीडबैक दोगे कमेंट के बॉक्स के माध्यम से, ठीक ना, तो उसी फीडबैक के अनुसार मैं आगे की वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। अब मुस्कुराने का समय आ गया है, अब मुस्कुराइए, ठीक है ना। चलते भाई, सबको बाय बाय।